पिछले 1.5 साल से मणिपुर में कुकी, नागा और मेटी ट्राइब के बीच में जो हिंसा चल रही है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और ये हिंसा आज के दिन इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि होम मिनिस्ट्री को मजबूरन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी कि एस्पा मणिपुर के इंफाल वैली एरिया में इंप्लीमेंट करना पड़ा। यानी कि इंफाल वैली के क्षेत्र में इस तरह की स्थिति आ चुकी है कि लगभग लगभग वहां पर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो चुका है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है एस्पा के साथ कि वहां के मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने के चक्कर में जो इनोसेंट लोग हैं मणिपुर के, उन्हें भी यहां पर सजा भुगतनी पड़ती है और वो सजा इतनी ज्यादा होती है एस्पा की वजह से कि काफी हद तक उन मासूम और इनोसेंट लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी काफी हद तक वायलेट हो जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि मणिपुर में यह हिंसा जो है चल क्यों रही है। इसे बड़ी आसान भाषा में 30 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मणिपुर स्टेट को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोल है या फिर बेसिकली चौकोर एरिया में है। बात दरअसल यहां पर यह है कि जो मणिपुर है वो चारों बॉर्डरिंग एरिया से बेसिकली हिली या माउंटेन एरियाज में है और बीच का जो एरिया है वो वैली एरिया, प्लेन एरिया है। यानी कि जो इम्फाल है वो बीचों बीच वैली एरियाज में आता है और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है गवर्नमेंट इम्फाल के एरिया में कराती है और वहां पर मेटी ट्राइब ज्यादा रहती है। लेकिन बाकी के अगर मिजोरम में आप देखें तो बाकी के 90% मिजोरम एरिया में आपको कुकी और नागा ट्राइब ही देखने को मिलती है। यानी कि कुकी और नागा ट्राइब का यह कहना है कि जब मणिपुर के 90% एरिया में हम लोग रहते हैं तो हमारे एरिया का आप डेवलपमेंट कर नहीं रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट कर नहीं पा रही है क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन वहां पर बहुत ज्यादा टफ पाई जाती है। लेकिन वो इम्फाल का कैपिटल रीजन जो वैली एरियाज में आता है, प्लेन एरियाज में आता है, वहां पर सिर्फ 10% एरिया में हमें मेटी देखने को मिलती है और वहां का डेवलपमेंट लगातार किया जा रहा है। यानी कुकी और नागा के मन में यह बात आती है कि उनके खिलाफ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मेटी के फेवर में होते हुए। इस वजह से कुकी और नागा के जो मिलिटेंट हैं वो मेटी के अगेंस्ट यहां पर हिंसा कर रहे हैं और मेटी के जो मिलिटेंट है वो कुकी और नागा के अगेंस्ट में यहां पर हिंसा कर रहे हैं। ये हिंसा पिछले 1.5 सालों से नहीं रुक पाई, इसीलिए एस्पा जो है मणिपुर में लगाया गया है। लेकिन इस एस्पा का मतलब क्या होता है, क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस एस्पा से मणिपुर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर की हालत थी वो हमें मणिपुर में देखने को मिलेगी। इन सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहाँ पर हाल ही में फाइनली होम मिनिस्ट्री ने जो एस्पा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसको बेसिकली एक तरीके से रिक्वेस्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप अपने डिसीजन को रिव्यू करिए। यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप डिसीजन को रिव्यू करिए। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बेसिकली हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि एक पूरी की पूरी जो मेटी फैमिली है उसके पूरे के पूरे जो मेंबर्स हैं वो मृत पाए गए। उनकी जो बॉडी है वो जिरीबाम से पाई गई इम्फाल वैली में। यानी कि जो कुकी और नागा ट्राइब है, अब वो मिलिटेंट्स जो हैं वो सिर्फ मेटी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ही काम नहीं कर रहे हैं, जो वहां पर आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनकी भी हत्या करनी यहाँ पर शुरू की जा चुकी है। इस वजह से यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि एस्पा लगाना यहां पर जरूरी है। लेकिन जब हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात करते हैं तो आपको एक डिफरेंस समझना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जो एस्पा लगाया गया है वो अलग कानून के द्वारा बनाया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लगाया जाने वाला एस्पा अलग है। जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं यानी 7 सिस्टर 1 ब्रदर यानी कि 8 के 8 स्टेट्स को लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, तो वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के कानून के तहत लगाया जाता है। लेकिन जब कश्मीर के आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात करते हैं तो वो 1958 नहीं लेकिन 1990 के एक्ट में हम लोग वहां पर इसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखें तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में और एक वक्त पर जब खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर था तो पंजाब में भी बेसिकली क्या है कि मिलिटेंसी जब आई थी तो एस्पा लगाया गया था। आज की तारीख में आपको नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और बेसिकली जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में आपको एस्पा जो है वो नजर आता है। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मणिपुर में एस्पा लगाए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे मणिपुर में एस्पा लगाए। जो इम्फाल वैली है, जो चुनिंदा क्षेत्र है जहां पर डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा है, वहां पर बेसिकली ये जो एस्पा है वो इंप्लीमेंट किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एस्पा लग जाता है तो मिलिट्री को वहां पर सुपर पावर्स दे दी जाती हैं। अगर हम लोग नॉर्मल एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास आर्टिकल नंबर 20 और 22 होता है, यानी कि राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है। यानी कि बिना वारंट के पुलिस जो है हमें अरेस्ट नहीं कर सकती, बिना वारंट के
पुलिस जो है हमारी जांच नहीं कर सकती, हमारे घर की जांच नहीं कर सकती, सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट उसके लिए चाहिए होता है। लेकिन जब आसपा लग जाता है तो इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं होती। आर्मी को किसी भी तरीके की परमिशन, ऑर्डर, लेटर या फिर वारंट की जरूरत नहीं होती। वो अपने हिसाब से किसी भी स्तर पर जाकर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। समस्या हमें ये देखने को मिलती है कि कई बार आसपा लगने के बाद आर्मी पर्सोनल जो हैं कुछ जानबूझकर, कुछ अनइंटेंशनली आपके आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू लाइफ, यानी आपका जो जीवन का अधिकार है, उसको भी यहां पर वायलेट करते हैं। आर्टिकल नंबर 21 का भी उल्लंघन करते हैं, यानी कि शक के बयां पर आपको जो है गोली मारी जा सकती है, आपकी हत्या की जा सकती है। ऐसे कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं। देश में कई PIL भी फाइल की गई है, उसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले बेसिकली जो मणिपुर का जो एरिया आपको दिखता है, जो नागा डोमिनेटेड है बेसिकली, और नागा नेशनल काउंसिल जब एक वक्त पर बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी के पीक पर थी, तो 1958 में आसपा जो है यहाँ पर बेसिकली लगाया गया था। उनमें से कुछ रीजन अगर हम लोग देखें तो 1960s के डेकेड में हमें चूरचंदपुर में भी बेसिकली मिलिटेंसी देखने को मिली थी, आसपा लगाया गया था। मिजो इंसर्जेंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। इसके बाद 1979 में भी लगभग पूरे स्टेट में हमें देखने को मिलता है कि इंसर्जेंसी की वजह से आसपा लगाया गया था। मीटी डोमिनेटेड जो इम्फाल वैली है, जो बेसिकली मणिपुर की कैपिटल है, वहां पर आपको आसपा 60s, 70s और 80s के डेकेड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो आसपा है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये लगता है कि वहां पर उनके स्टेट की सुरक्षा हो रही है, लेकिन कई बार आर्मी पर्सोनल्स के द्वारा जो है अनवांटेड किलिंग कर दी जाती है। यहां तक कि इस तरीके के प्रोटेस्ट भी होते हैं जब लोग जिंदगी भर भूखा रह जाते हैं, भूखे रहते रहते मर जाते हैं, लेकिन आसपा जो है हटाया नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने आसपा के अगेंस्ट जो है 16 साल तक हंगर स्ट्राइक की थी। और यहाँ पर हमें कई ऐसे मैसेकर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मालूम मैसेकर ये 2000 में हुआ था, और थंगजम मनोरमा की यहाँ पर भी हत्या कर दी गई थी। इसमें आर्मी का हाथ बताया गया था। केस अब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, 24 साल हो चुके हैं इस मैसेकर को। इस वजह से बेसिकली ये जो आसपा है, ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल देखने को मिलता है। अगर हम लोग सिर्फ 2012 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में करीबन 1500 पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है जहां पर आसपा लगाया गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है ये, और यहां से बेसिकली जो आसपा है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाना चाहिए। 2022 में भी 15 पुलिस स्टेशन के जो एरिया से मणिपुर के, वहां पर आसपा लगाया गया था। और अब फाइनली हमें इम्फाल वैली जो है वहां पर आसपा इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब ये जो बेसिकली आसपा है, आज जो हमें देखने को मिल रहा है, जो मेटी, कुकी और नागा ट्राइब्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस तरीके से 2022 में मणिपुर में लगभग 15 पुलिस स्टेशन के एरियाज के रीजन में आसपा लगाया गया था। आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो 6 पुलिस स्टेशन के रीजन या एरिया में या पूरे के पूरे डायमीटर में हमको फिर से आसपा जो है यहां पर लगाया हुआ दिखता है। अब प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के लोगों का यहां पर अलग अलग बयान आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर यह कहना है कि भाई आपके स्टेट में इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपकी स्टेट पुलिस उसको हैंडल कर नहीं पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का डर है कि कहीं ये दंगे या मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी इतनी न बढ़ जाए कि मणिपुर जो है अपनी इंडिया से अलग होने की डिमांड, एक अलग देश बनाने की डिमांड को कहीं फुलफिल न कर दे। तो होम मिनिस्ट्री उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये कहती है कि यहाँ पर एक इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसका थ्रेट पूरी तरीके से आ चुका है, यानी कि जो आर्म्ड रेबेलियन है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर आर्टिकल नंबर 355 का इस्तेमाल करके पहले तो इमरजेंसी लगाती है, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो यहाँ पर आसपा लगाया जाता है। लेकिन वहां पर मणिपुर के जो लोग हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि आपके आसपा लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आसपा यहाँ पे लगाती है तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वो मिलिटेंट है वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे और सिविल वॉर हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा। अब ये जब आसपा लगा दिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी तरीके के ऑपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी फ्रीडम जो है वो यहाँ पर दे दी जाती है, यानी कि ये आर्म्ड फोर्सेस किसी भी तरीके के फोर्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जैसे केसेस हमें कई बार देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले बात की है। प्लस ये पॉलिटिकल विल पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो शुरू हुई थी इंटरनल सिक्योरिटी से, लेकिन अब क्या है कि वो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑपोजिशन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की प्रॉब्लम बन जाती है। पॉलिटिकल इशू उसका बना दिया जाता है।
लोग इस टॉपिक पर राजनीतिकरण करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व कैसे होगी इस बारे में कोई ज्यादा खास बात करता नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम यहां पर कहीं ना कहीं हमें बढ़ती हुई दिखती है, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि भैया अगर हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी वो बिल्कुल भी यहां पर सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब इसमें दिक्कत एक और चीज की देखने को मिलती है कि इंपैक्ट ये होता है कि अगर आप एस्पा लगाते हैं तो आपने तो इस इंटेंशन से एस्पा लगाया कि आपको इंसर्जेंसी पूरी खत्म करनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसर्जेंसी उससे कई बार बढ़ भी जाती है, क्योंकि जो डीएक्टिवेटेड मिलिटेंट्स थे अग्रेशन में आकर वो भी एक्टिव मिलिटेंट बन जाते हैं। इंसर्जेंसी के बढ़ने की प्रॉब्लम यहाँ पर और ज्यादा हो जाती है। यानी कि जो एथनिक वायलेंस है वो तो वहां के लोगों को ऑलरेडी जो है परेशान कर ही चुका है। एस्पा के बाद ये जो बेसिकली वायलेंस है मिलिटेंट्स वर्सेस आर्मी का हो जाता है, मिलिटेंट्स वर्सेस आर्म्ड फोर्सेस का हो जाता है, और ये वायलेंस और भी ज्यादा बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब सिविल सोसाइटी के रीजन में अगर आपने एस्पा लगा दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक जाता है। वहां के लोगों का कहना है ना सड़कें बन रही, ना अस्पताल बन रहे, ना स्कूल बन रहे, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना ट्रेड है, ना रोजगार है, ना किसी तरीके का इकोनॉमी बूम है, ना किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अब सरकार इस बात पर कहती है कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट आपके यहाँ इतना है, तो जब तक हम लोग आपके स्टेट की सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वैसी इकोनॉमी आपकी बूम नहीं होनी है। अगर किसी एक स्टेट में आम लोग सुरक्षित नहीं है तो वैसी इकोनॉमी नहीं आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एकदम अलग देखने को मिलता है, और मिलिटेंट्स का और आम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एकदम अलग देखने को मिलता है। जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन का लैक या कमी हमें देखने को मिलती है। अब ये तो सिर्फ इकोनॉमी या सिक्योरिटी की बात हुई, इसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि देश की सरकार से, देश की आर्मी से, देश के आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल से जो आम व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों के मन में पहले तो डर पैदा होता है, लेकिन उसके बाद वो डर धीरे 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 नफरत में बढ़ जाता है। वो नफरत और गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लोग ऑलरेडी मिलिटेंट बने बैठे थे वो लोग उन मासूम लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं, और फिर उन्हें भी अपने साथ साथ मिलिटेंट बना लेते हैं, और फिर ये कहते हैं कि देखो हम तो इसी चीज के लिए लड़ रहे थे, हम मिलिटेंट बुरे लोग हैं नहीं, हम इसी के लिए लड़ रहे थे क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पर डाइवर्सिटी बिल्कुल है नहीं, ग्रोथ हो नहीं रही है। और देखो सच में सरकार ग्रोथ नहीं करा रही है, तुम्हारी भी तो जवानी पूरी निकल गई, रोजगार नहीं मिला, तुम्हारा भी तो बचपन पूरा निकल गया, स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो वो मासूम बच्चे जिनके मन में पहले डर था, बाद में वो डर गुस्से में परिवर्तित हो गया, उनको फिर ब्रेन वॉश कर दिया गया। कश्मीर की और नॉर्थ ईस्ट की जो कहानी है वो आपको सिमिलर इस मूवमेंट पे इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ रीसेंट एक्शन रहे हैं जिससे हमें एक्चुअली में कुछ अच्छी सीख देखने को मिली है। जैसे कि जिरीबाम में जब वहां पर बेसिकली क्या है कि मिलिटेंसी बढ़ चुकी थी, जहां पर मणिपुर की जो बेटी फैमिली है उसकी हम लोग को डेड बॉडीज भी देखने को मिली मेंबर्स की। उस वक्त पर वहां पर एस्पा नहीं था, लेकिन सीआरपीएफ ने वहां पर बहुत अच्छी कार्रवाई की और जो बेसिकली फैमिली थी उनको इंसाफ दिलाया, और जिन लोगों ने उनकी हत्या की उनको सजा भी दिलवाई। यानी कि उस वक्त पर जब एस्पा इंप्लीमेंटेड नहीं था इंफाल वैली में, तब भी आर्म्ड फोर्सेस ने बेहतरीन काम किया था। तो सवाल बेसिकली यहाँ पर उठता है, क्या एस्पा के बिना भी हम लोग यहाँ पर सक्सेस अचीव कर सकते हैं, मिलिटेंसी को दूर कर सकते हैं? क्योंकि सीआरपीएफ ने कुछ महीने पहले ही ये चीज बेसिकली करके दिखाई। अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि कम्युनिकेशन से सेटलमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि नागालैंड में आपको जो मिलिटेंसी देखने को मिलती है वो 1947 से शुरू हो गई थी एजेड फिजो में, फिजो के द्वारा, जब बेसिकली हमें नागालैंड नेशनलिस्ट काउंसिल एनएनसी देखने को मिलती है, वो अलग अलग टुकड़ों में भी बटी है। और इंसर्जेंसी की जो ये बेसिकली वॉर है नागालैंड और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, ये 1947 से लेकर 60s के डेकेड तक चलती है। और फाइनली यहाँ पर जो सरकार है वो नागा मिलिटेंट्स के साथ एक तरीके से समझौता करती है और नागालैंड को एक अलग स्टेट बनाया जाता है 1960s के डेकेड में, क्योंकि नागालैंड फुल फ्लेज स्टेट बनने से पहले आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट था। और फिर वो कम्युनिकेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और एट द एंड ऑफ द डे 2015 में हमें नागा पीस अकॉर्ड जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि सरकार और मिलिटेंट्स के बीच में यहाँ पर एक समझौता हो गया, उनकी कुछ डिमांड पूरी की गई, सरकार ने अपनी कुछ कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी है ना, बीच का रास्ता निकाला गया। यानी कि अगर आपको इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना है तो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, समझौते करने पड़ेंगे। 2 कदम हम आगे बढ़ाएं तो 2 कदम वो आगे बढ़ाएं। लेकिन वायलेंस से ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, वायलेंस और ज्यादा वायलेंस को क्रिएट करेगा, वायलेंस यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लेकर आएगा। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल विल और लीडरशिप अगर स्ट्रांग हो तो कम्युनिकेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप किया जा सकता है।
हम ये बात मानने को पूरी तरीके से तैयार है कि भारत किसी भी हालत में अब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए। सरकार तो अपने इस स्टैंड पे रहेगी कि भैया अलग स्टेट नहीं बनवाएंगे, देश से अलग नहीं करेंगे। स्टेट के अंदर रह के, देश के अंदर रह के आप अपनी कंडीशन बताओ, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, हम ज्यादा पैसे देते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन ज्यादा चाहिए, हम देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा रिजर्वेशन चाहिए, मणिपुर में स्टेट लेवल पे हम देते हैं। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन से ही सॉल्व होगी। सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा। लार्ज स्केल पर ऑपरेशन यहाँ पर जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां के जो आम लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करें। यहाँ पर बेसिकली जो अंडरग्राउंड ऑपरेशन है, जो छुपे ऑपरेशन है, वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए, ताकि जो मिलिटेंट्स हैं उनको एक एक करके चुन चुन के मारा जाए। क्विक यहाँ पर बेसिकली रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेकिन आसपास से जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दैट इज ऑल्सो द सिनेरियो हियर। यानी कि जो इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन है बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आर्मी के बीच में, सेंट्रल फोर्स के बीच में, होम मिनिस्ट्री के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस के बीच में अगर इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर शेयर होता है तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग इस मिलिटेंसी को खत्म कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पर पीस बिल्डिंग एफर्ट्स जो हैं वो बेसिकली दोबारा से रिज्यूम किए जा सकते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने आसपा लगाया है मणिपुर में, आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप गवर्नमेंट के फेवर में हैं या आसपा के अगेंस्ट में हैं? मैंने आपको यहाँ पर दोनों पॉइंट्स बता दिए हैं। गवर्नमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, मणिपुर के आम लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। प्लस अगर आप चाहें तो अगर आप चाहते, आप पावर में होते और मणिपुर की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना आपके हाथ में होता तो किस तरीके से आप प्रॉब्लम जो है मणिपुर की सॉल्व करते, वो सजेशन भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। पूछा गया है आपसे, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजन अंडर which the armed forces special power at ASPA is implemented in India, critically analyze its impact on governance and human rights in conflict prone areas like मणिपुर। तो ये जो बेसिकली आसपा है इसके बारे में पूछा गया है। लीगली आपको यहाँ पर बताना है मणिपुर में जो इसको इंप्लीमेंट किया गया उसके बारे में आपका क्या कहना है, हाउ द प्रॉब्लम बेसिकली कैन बी सॉल्व। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाता है और जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट को लगातार इसी तरीके से क्लियर करता है। सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि देश के हर नागरिक तक मणिपुर की ये जो मूलभूत समस्या है ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, तो इस वीडियो को उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एंड इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।